Hello students, I hope you all are fit and fine. So today students we are going to read the further topics of our third chapter, and the name of the chapter is In the Earliest Cities. So today we are going to start the next topic, that is In Search of Raw Materials. So bete, what are raw materials? Raw materials are substances that are either found naturally और प्रोड्यूस बाय फार्मर्स और हर्डर्स. तो रॉ मटेरियल्स बेटे जिसको कच्चा माल हिंदी में बोला जाता है, तो रॉ मटेरियल क्या होता है जो या तो हमें नेचुरली एनवायरनमेंट से मिले या फिर वो किसानों द्वारा खेतों में उगाया जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल. तो बेटे जो चीज़ें हमें नेचुरली मिलती हैं वो जैसे वुड मिलता है या फिर मेटल्स मिलते हैं हमें अर्थ क्रस्ट से, ऐसे ही कुछ चीज़ें हैं जो फार्मर्स ग्रो करते हैं, जैसे कॉटन है या रबर है, तो इस तरह की चीज़ें फार्मर्स ग्रो करते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज दीज आर देन प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड. तो फिर बेटे बाद में ये जो रॉ मटेरियल हमें मिलता है उसको हम फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं जिससे कि हमें फिनिश्ड गुड मिलता है. जैसे यहाँ पे एग्जांपल पे तौर पे दे रखा है, कॉटन प्रोड्यूस बाय फार्मर्स इज़ ए रॉ मटेरियल दैट मे बी प्रोसेस्ड टू मेक क्लोथ. तो बेटे कॉटन जो है ये फार्मर्स के द्वारा अपने फील्ड्स में उगाया जाता है और फिर इसी रॉ मटेरियल से हम फर्दर प्रोसेसिंग के बाद, जैसे उससे पहले थ्रेड बनाया जाता है, फिर उस थ्रेड से कपड़ा बनाया जाता है, तो इस तरह से बेटे क्लोथ की प्रिपरेशन की जाती है. While some of the raw materials that the Harappans used were available locally, many items such as copper, tin, gold, silver and precious stones had to be brought from distant places. तो बेटे उस टाइम पे जैसे हड़प्पा में जो लोग रहते थे उनको बहुत सारी चीज़ें तो वहीं मिल जाती थी, लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स हैं या कुछ ऐसी चीज़ें थी जैसे तांबा, लोहा, सोना, चांदी, इस तरह की जो या फिर जो कीमती पत्थर थे, उस तरह के जो चीज़ें थी वो दूर दूर से उनको लेकर आनी पड़ती थी. द हरप्पन्स प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान एंड इवन फ्रॉम ओमान इन वेस्ट एशिया. तो जो बेटे हरप्पा नगर के जो लोग थे उनको जो कॉपर मिलता था वो जहाँ पे आज के टाइम पे हम राजस्थान को शो करते हैं उस एरिया से वो कॉपर को लेके आते थे. कॉपर को बेटे तांबा बोलते हैं. और ओमान जो कि वेस्ट एशिया में है वहाँ से भी तांबे को लाया जाता था. टिन विच वॉज मिक्सड विद कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रोंज मे हैव बीन ब्रॉड फ्रॉम प्रेजेंट डे अफ़गानिस्तान. तो बेटे अब यहाँ पे आपको एक चीज़ पता लगती है कि अगर हम टिन को कॉपर के साथ मिक्स कर देते हैं, अगर हम टिन को कॉपर के साथ मिक्स कर देते हैं तो ब्रोंज प्रोड्यूस किया जा सकता है. इसको अफ़गानिस्तान से लाया जाता था टिन को. तो यहाँ पे यही बताया बेटे कि जो टिन धातु है, टिन मेटल है, उसको अफ़गानिस्तान से मंगाया जाता था, ईरान से मंगाया जाता था और फिर उसको कॉपर के साथ मिक्स करके ब्रोंज प्रोड्यूस किया जाता था. गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका. और बेटे जहाँ पे आज के टाइम पे कर्नाटका नाम की स्टेट है हमारी, तो उस पर्टिकुलर एरिया से गोल्ड को मंगवाया जाता था. और जो प्रीशियस स्टोन्स हैं उनको प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान, आज के टाइम पे जहाँ पे गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान जैसी प्लेसेस हैं, वहाँ से जितने भी हमारे प्रीशियस स्टोन्स थे, कीमती पत्थर थे या जेम्स थे, उनको वहाँ से मंगवाया जाता था. तो बेटे हमें इस पैराग्राफ में ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो भी रॉ मटेरियल उस टाइम पे ज़रूरत पड़ती थी, कुछ चीज़ें यहीं से हड़प्पा के लोग जो थे वो ले लेते थे और जो चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती थी उनको दूसरे एरियाज से वो मंगवाते थे. यहाँ पे बेटे आप लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हड़प्पा की खुदाई में मिली हैं जिनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता था. तो ऐसे ही एक टॉय हमें मिला है जिसको यहाँ पे शो किया गया है. ये आप देख सकते हैं, ये टॉय कार्ट दिखा रखी है कि जिसको उस टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता था. और यहाँ पे नीचे टॉय प्लो दिखाया गया है, मतलब कि हल्का खिलौना जिसको उस टाइम पे यूज़ किया जाता था. दोनों ही पैराग्राफ के बीच में बेटे यहाँ पे सील दिखाई गई है, जो मोहर उस टाइम पे यूज़ की जाती थी उसकी एक फॉर्म हमें दिखाई गई है. सो लेट अस नाउ रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ, दैट इज़ फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़.
किस तरह से उस टाइम पे जो नगर में रहने वाले लोग थे उनको खाना कहाँ से मिलता था, भोजन कहाँ से मिलता था। So while many people lived in the cities, others living in the countryside grew crops and reared animals। तो बेटे उस टाइम पे वैसे तो ज़्यादातर लोग जो थे वो नगरों में, शहरों में रहते थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो गाँवों में रहते थे। कंट्री साइड का मतलब है ग्रामीण एरिया, गाँव का इलाका। तो जो लोग गाँव में रहते थे वो बहुत सारी फसलें उगाते थे, अनाज उगाते थे और जानवरों को भी पालते थे। These farmers and herders supplied food to craftspersons, scribes and rulers in the cities। तो जितने भी बेटे ये हमारे गांव के जितने भी किसान या चरवाहे थे वो शहरों में रहने वाले जो लोग थे, क्राफ्ट्स पर्सन थे, या फिर जो स्क्राइब्स जो लिखने का काम जानते हैं, या फिर जो रूलर्स थे जो हमारे शासक होते थे, उनको उनकी जितनी भी ज़रूरतें होती थी उनकी सप्लाई करते थे। ठीक है। सो वी नो फ्रॉम रिमेन्स ऑफ प्लांट्स दैट द हरप्पन्स ग्रू वीट, बार्ले, पल्सेस, पीस, राइस, सेसम, लिंसीड एंड मस्टर्ड। तो बेटे हमें ना बहुत सारे प्लांट्स के अवशेष मिले हैं, हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको बहुत सारे प्लांट्स के कुछ पार्ट्स मिले हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि उस टाइम पे ये सभी क्रॉप्स को उगाया जाता था, जैसे कि गेहूँ, जौ, दाल, मटर, चावल, तिल, अलसी के बीज और सरसों के बीज, इन सभी जो क्रॉप्स थी उनको उगाया जाता था। नेक्स्ट इज अ न्यू टूल द प्लो वॉज यूज टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग सीड्स। तो बेटे उस टाइम पे एक नया औजार का प्रयोग किया जाता था और उसका नाम क्या था, हल, जिसको हमने अभी अभी पिक्चर में देखा था। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे प्लो बनाया हुआ है, टॉय प्लो। तो इस तरह का हल उस टाइम पे बेटे यूज़ किया गया था। तो इसके बारे में बताया है कि ये जो प्लो होता था बेटे ये किस लिए यूज़ किया जाता था, टू डिग द अर्थ एंड टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग सीड्स। मतलब उस टाइम पे बेटे ज़मीन को खोदने के लिए, मिट्टी को चेंज करने के लिए, जैसे अंदर की मिट्टी जो थी वो बाहर आ जाए, और सीड्स को बोने के लिए ये हल जो था वो उस टाइम पे यूज़ किया जाता था। मतलब कि ज़मीन को जोतने के लिए ये हल यूज़ किया जाता था। वाइल रियल प्लोज विच वर प्रोबेबली मेड ऑफ वुड हैव नॉट सर्वाइव्ड, टॉय मॉडल्स हैव बीन फाउंड। तो बेटे वैसे तो जो असली के जो हल थे उस टाइम पे वो लकड़ी के बनाए जाते थे, इसीलिए वो अभी तक बच नहीं पाए, लेकिन ऐसे ही आकार के कुछ खिलौने मिले हैं हमें, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको ऐसी ही शेप के कुछ खिलौने मिले हैं, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि उस टाइम पे हल की यूज़ किया जाता था, हल का। As this region does not receive heavy rainfall, some form of irrigation may have been used। बेटे कुछ ऐसी भी हमें रिमेन्स मिले हैं जिससे हमें ये पता लगा है कि उस पर्टिकुलर एरिया में भारी बारिश नहीं होती थी, जिसकी वजह से कुछ सिंचाई के भी तरीके यूज़ किए जाते थे। सिंचाई का मतलब क्या होता है बेटे, अपनी फसल में पानी देना। सो दिस मीन्स दैट वाटर वाज स्टोर्ड एंड सप्लाइड टू द फील्ड्स व्हेन द प्लांट्स वर ग्रोइंग। तो इसका मतलब क्या है कि शायद उस टाइम पे पानी को इकट्ठा किया जाता था और जब भी ज़रूरत पड़ती थी तो वो जो उनके खेत होते थे उनमें पानी को फसल के लिए पहुंचा दिया जाता था। द हरप्पन्स रियर्ड कैटल्स, शीप, गोट एंड बफलो। तो उस टाइम पे बेटे जितने भी हरप्पा के लोग थे वो शीप, कैटल, गोट्स ये सभी चीज़ें पालते थे। कैटल, गोट, बफलो, शीप इन सभी को पालते थे। वाटर एंड पास्चर्स वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट्स। तो जितने भी बेटे पानी होता था या चरागाह होती थी वो जिस एरिया में लोग बसते थे उसी एरिया के आसपास होते थे, मतलब उनकी बस्तियों के आसपास होते थे। However, in the dry summer month, large herds of animals were probably taken to greater distances in search of grass and water। लेकिन बेटे जो सूखा सीज़न आता था, जिस सीज़न में गर्मी ज़्यादा होती है तो जितनी भी हमारी ग्रासलैंड्स होती हैं वो सूख जाती हैं, पानी सूख जाता है, तो ऐसे जो सीजन्स होते थे उनमें जो कैटल्स होती हैं उनके झुंड के झुंड चारा और पानी की तलाश में उनको दूर दूर तक ले जाया जाता था। They also collected fruits like
bear. They also collected fruits like bear, caught fish and hunted wild animals like the antelope. तो उस टाइम पे बेटे जितने भी जो हर्डर्स थे या जो लोग जानवरों को पालते थे वो फ्रूट्स को कलेक्ट करके अपना काम चलाते थे। जैसे जो बेर जैसे फ्रूट्स हैं उनको खाते थे, फिशेस को पकड़ते थे, और जो वाइल्ड एनिमल्स हैं जैसे कि हिरन, ऐसे एनिमल्स को वो हंट करते थे, उनका शिकार करते थे। सो बेटे मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ अ क्लोज लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। मतलब हड़प्पा के जितने भी टाउन्स थे, नगर थे गुजरात में, उनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में रीड करेंगे। द सिटी ऑफ धोलावीरा वॉज लोकेटेड ऑन द खादिर बेल्ट इन द रन ऑफ कच्छ वेयर देयर वॉज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल। तो बेटे यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये इस तरह से हमारा गुजरात बना हुआ है, ये लगभग कुछ इस तरह से ऐसे। तो ये वाला जो एरिया है बेटे, ये वाला जो एरिया है, ये एरिया है हमारा रन ऑफ कच्छ, और यहाँ पे हमारा ये जो धोलावीरी है वो प्लेस यहाँ पे सिचुएटेड है। तो यहाँ पे यही बताया, द सिटी ऑफ धोलावीरी वाज लोकेटेड ऑन द खादिर बेल्ट इन द रन ऑफ कच्छ। तो ये जो रन ऑफ कच्छ मैंने आपको बताया है, इस पर्टिकुलर एरिया के यहाँ पे हमारी धोलावीरी नाम का सिटी प्रेजेंट है। ओके, वेयर देयर वर फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल। तो यहाँ पे बेटे इस पर्टिकुलर जो ये रीजन था, यहाँ पर फ्रेश वाटर और उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। अनलाइक सम ऑफ द अदर हड़प्पन सिटीज़ विच वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, धोलावीरी वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो जो बेटे धोलावीरी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हमने जितने भी पहले के नगर के बारे में रीड किया तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे। जो ईस्टर्न पार्ट होता था उसको लोअर टाउन बोलते थे, और जो वेस्टर्न पार्ट होता था उसको सिटाडेल बोला जाता था। लेकिन जो धोलावीरी टाउन था बेटे वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, एंड ईच पार्ट was surrounded with massive stone walls with entrances through gateways। तो बेटे हर जो पार्ट था, 3 पार्ट्स जो में था, लेकिन हर पार्ट को बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची स्टोन की दीवारों से कवर किया गया था, और उनमें एंटर करने के लिए गेटवे बनाए गए थे। देयर वॉज ऑल्सो अ लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट वेयर पब्लिक सेरेमनीज कुड बी हेल्ड। तो बेटे उसी जो एरियाज़ बने हुए थे उन्हीं के बीच में एक बस्तियों के बीच में एक बहुत बड़ा एरिया था जहाँ पर जितने भी समारोह होते थे उनको सार्वजनिक तौर पे जो भी कार्यक्रम होते थे या समारोह होते थे उनको उस विशाल मैदान में आयोजित किया जाता था। Other finds included large letters of the Harappan script that was carved out of white stone and perhaps inlaid in wood। तो यहाँ पर मिले बेटे कुछ ऐसे अवशेष भी हैं जो कि हड़प्पा लिपि स्क्रिप्ट के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर में खोदा जाता था और फिर इनमें लकड़ी को जड़ा जाता था। तो This is a unique find as generally Harappan writing have been found on small objects such as seal। तो बेटे वैसे तो जो हड़प्पा में जो हमें लेख मिले थे वो मोहर जैसी छोटी चीज़ों में के रूप में मिले थे, लेकिन धोलावीरी में जो हमें स्क्रिप्ट मिली थी वो कैसी थी, पत्थर में खोद के और उसमें लकड़ी को जोड़ा गया था। तो इस तरह से स्क्रिप्ट हमें पाई है यहाँ पे। Now moving to the city of Lothal. So the city of Lothal stood beside a tributary of the Sabarmati। तो आप बेटे यहाँ पे देख सकते हैं, हमने जो पहले मैप चेक किया था उसमें आप देख सकते हैं कि ये आपका धोलावीरा है और इसी के नीचे ये जो साबरमती रिवर की ट्रिब्यूटरी पास कर रही है इसी के पास आपका है लोथल। और ये जो प्लेस है बेटा, ये वाली जो प्लेस है ये, इसको हम बोलते हैं गल्फ ऑफ खम्बट। गल्फ ऑफ खम्बट, इस प्लेस को बोला जाता है गल्फ ऑफ खम्बट। और बेटे ये वाला जो प्लेस है इसको बोला जाता है गल्फ ऑफ कच्छ। ओके, ठीक है। तो ये दोनों ही आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे बेटे हम चेक करते हैं कि जो लोथल के बारे में इंफॉर्मेशंस दे रखी हैं वो क्या दे रखी।
द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती इन गुजरात। तो बेटे जो अभी अभी हमने पिक्चर में देखा था, गुजरात में साबरमती नदी की एक ट्रिब्यूटरी पास कर रही थी, उसके पास में ही लोथल था। क्लोज टू द गल्फ ऑफ खम्बट। तो जो गल्फ ऑफ खम्बट मैंने आपको बताया था, ये इस तरह से, ये जैसे गुजरात था, ये इस तरह से, तो ये वाला जो पोर्शन है ये था गल्फ ऑफ खम्बट, और ये वाला जो पोर्शन है ये है गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है, तो यहाँ पे बेटे गल्फ ऑफ खम्बट के नज़दीक ही था हमारा लोथल, और यहाँ से वो ट्रिब्यूटरी पास कर रही थी। तो it was situated near areas where raw materials such as semi precious stones were easily available। तो ये जो बेटा लोथल नाम की जो जगह है, ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ऐसी जगह पर जहाँ पर जो प्रीशियस स्टोन्स होते हैं, वो रॉ मटेरियल जिस तरह से जो सेमी प्रीशियस स्टोन्स होते हैं वो ज़्यादा अवेलेबल होते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट में जहाँ पर लोथल है। दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल। तो बेटे हमने हड़प्पा साइट में भी रीड किया था, हड़प्पा के नगरों के टाइम पे भी रीड किया था कि वहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ें किस चीज़ से बनी होती थी? स्टोन से, शेल से और मेटल से, मतलब पत्थर, शंख और धातु, इन तीनों चीज़ों से बनी होती थी। There was also a storehouse in the city, many seals and sealings. The impression of seals on clay were found in this storehouse। तो वहाँ पे बेटे लोथल में बहुत सारे स्टोर हाउस भी पाए गए हैं, और वहाँ पे जो स्टोर हाउस मिले हैं इनमें बहुत सारी सील्स मिली हैं जिनको हम मोहरें बोलते हैं, और बहुत सारे सीलिंग्स भी मिले हैं जो कि गीली मिट्टी पर दबाने से उनकी जो छाप मिलती हैं वो होती हैं। ठीक है बेटे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सीलिंग्स। तो इस तरह की बहुत सारी सीलिंग्स और सील्स हमें वहाँ से मिली हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, अ बिल्डिंग दैट वाज फाउंड हेयर वाज प्रोबेबली अ वर्कशॉप फॉर मेकिंग बीड्स। अब यहाँ पे बेटे जो लोथल में हमें एक ऐसी बिल्डिंग भी मिली है जिसमें कि उस टाइम पे मनके बनाए जाते थे, वो मनकों की वर्कशॉप थी वहाँ पर, जैसे फैक्ट्रीज़ होती हैं तो उस तरह से वहाँ पर मोती जो होते हैं माला के, उनको बनाया जाता था। पीसीज ऑफ स्टोन्स, हाफ मेड बीड्स, टूल्स फॉर बीड मेकिंग एंड फिनिश्ड बीड्स हैव ऑल बीन फाउंड हेयर। तो वो जो बेटे वर्कशॉप थी, कैसे पता लगा कि वो वहाँ पे जो बिल्डिंग थी वो वर्कशॉप थी? क्योंकि उस इमारत में पत्थर के टुकड़े, आधे बने हुए मोती या मनके बनाने वाले जो टूल्स थे, या फिर तैयार मनके भी वहाँ पर पाए गए। तो जिससे क्या पता लगता है कि उस टाइम पे उस पर्टिकुलर प्लेस में जो मनके होते हैं माला के, जो अलग अलग मोती होते हैं, उनको बनाया जाता था। सो नेक्स्ट पैराग्राफ इज़ गिवन, दैट इज़ सील्स एंड सीलिंग्स। इसमें बेटे क्या बताया है कि जो सील्स होती हैं जिनको हम मोहरे बोलते हैं, तो किसी भी सामान को एक पर्टिकुलर प्लेस से दूसरी प्लेस पे ले जाने के बाद उन पर सील लगा दी जाती थी। उस बैग को क्लोजली बांध दिया जाता था और उस पर एक गीली मिट्टी की लेयर लगा देते थे, और उसी पे जो सील का निशान था, मोहर का जो छाप थी बेटा, वो लगा दी जाती थी, जिससे कि ये कंफर्म हो जाए कि ये सामान किसी ने नहीं छेड़ा। तो बेटे आज के टाइम पे तो हम लॉक लगा लेते हैं, लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था ना, तो इस वजह से मोहर लगा देते थे। So this is known as the seal and sealings. So bete we will continue the next topic in our next class. Till then try to understand the topics well and take care.